मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है एपीकल्चर का, कौन सा, मधुमक्खी पालन का जो आपके सामने पेपर होने वाला है, इससे संबंधित कंप्लीट आपके सामने जो नोट्स हैं इनका अपन रिवीजन करने वाले हैं। आपको पता भाई, जो यूनिवर्सिटी चैंपियन की जो क्लास होती है पूरी वन शॉट क्लास होती है, जिसके अंदर अपन पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन करते हैं। चाहे यूनिट फर्स्ट हो, चाहे यूनिट सेकंड हो, चाहे यूनिट थर्ड हो, चाहे यूनिट फोर हो, चारों के चारों यूनिट का आपके सामने एक साथ रिवीजन देखने को मिलता है। तो बस आपको क्या करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपन ने 25,000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट ले रखा है। 31 दिसंबर से पहले अपने को क्या है, 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं आपके सामने। तो आप भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करो भाई। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, अपन सारी फैमिली है इस चैनल के अंदर। तो आप भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ भाई। खोस खोस के कर लिया करो, तो बकरे हाथ को नहीं, तो फोन लेके कर लिया करो। समझ में आ गया? इंस्टाग्राम की रील भी तो भेजो ना, मैं भी भेज दिया करो। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। और जो काफी बच्चों का सवाल है, सर ये एपीकल्चर की मेरे पास सीरीज नहीं है, तो आप हमें ये बता दो कि ये नोट्स फ्री में कहां पर मिलेंगे। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं एक बार। अगर आप फ्री में नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन करो। जैसे टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे, ऊपर की तरफ जो यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा है इस पे आप पहुंच जाओगे। और इस पे पहुंचने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जो फाइल वाला सेक्शन है यहाँ पर आओगे और यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, नीचे की तरफ आपके सामने जो सर्च वाला ऑप्शन है, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्या सर्च करना है आपको, यहाँ पर SEC, अच्छे से देख लेना, SEC सर्च करोगे तो SEC थर्ड सेमेस्टर ऑल मेजर सब्जेक्ट सेकॉट यूनिवर्सिटी के नाम से PDF पड़ी हुई है। इस पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपको 16 नंबर पेज पे आ जाना है। ये बात बहुत ध्यान में रखनी है भाई, ये PDF में सारे सब्जेक्ट हैं SEC के जो थर्ड सेमेस्टर के वो, तो इसमें आपको 16 नंबर पेज पर आ जाना है, तब आपको एपीकल्चर के नाम से PDF देखने को मिल जाएगी। समझ में आ गया? और फिर उसको अच्छे से पढ़ लेना। अब शुरू करते हैं अपन तो भाई क्लास को। पहला यूनिट है जिसके अंदर है मधुमक्खी पालन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए तथा मधुमक्खी कॉलोनियों की सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए। तो मधुमक्खी पालन है, उसका क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, मधुमक्खी पालन होता क्या है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उस पर चर्चा करनी है। तथा मधुमक्खी कॉलोनी की सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए। क्या होती है मधुमक्खियों की कॉलोनी, क्या होती है, उनकी सामाजिक संरचना के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से पढ़ेंगे भाई इस पर्सन को। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर का इतिहास अत्यंत पुराना है। अगर अपन बात करें मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर का, तो ये इतिहास क्या है, बहुत पुराने समय से आपके सामने मधुमक्खी पालन देखने को मिलता है। अपनी साइड में तो कौन करे, लेकिन बहुत आया को क्षेत्र है जठे मधुमक्खी पालन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आपन तो तोड़ के लिया हालांकि ढन। वेदों और प्राचीन ग्रंथों में शहद को देवताओं का भोजन कहा गया है। शहद को क्या कहा गया है भाई, देवताओं का भोजन कहा गया है। किसमें, वेद और अनेक प्रकार के जो हमारे ग्रंथ देखने को मिलते हैं इनके अंदर। प्राचीन काल में लोग जंगलों से प्राकृतिक शहद इकट्ठा करते थे। प्राचीन समय में क्या हुआ करता था, जो लोग जंगल से क्या करते थे, आपके सामने जो शहद है, प्राकृतिक रूप से जो शहद मिलता है उसको इकट्ठा करने का काम करते थे। 18 और 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन की शुरुआत हुई। वैज्ञानिक ढंग से, मतलब भाई आपके सामने नॉर्मल मधुमक्खी पालन भी होता है, लेकिन 18वीं व 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक ढंग से आपके सामने मधुमक्खी है उसको पालना लोगों ने शुरू कर दिया। 1851 में एल जो लैंगस्ट्रॉथ ने बी स्पेस की नाम की एक चीजों की खोज की। कब? 1851 में सबसे पहले एल लैंगस्ट्रॉथ ने क्या की भाई, एक बी स्पेस नामक जो क्या होती है चीज होती है उसकी खोज की। किस चीज की खोज की? बी स्पेस की खोज की। अच्छे से समझना भाई, किस चीज की खोज की भाई, आपके सामने जो बी स्पेस होता है उसकी खोज की गई। किसके द्वारा? एल लैंगस्ट्रॉथ है उसके द्वारा, जिसमें आधुनिक मधुमक्खी बॉक्सों का निर्माण संभव है। जिससे क्या भाई, आज के समय जो मधुमक्खी जिसमें रहते हैं उस बक्से की जो आपके सामने निर्माण किसका योगदान है? एल लैंगस्ट्रॉथ का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। भारत में व्यवस्थित मधुमक्खी पालन की शुरुआत 1930 में होती है। भारत में व्यवस्थित तरीके से मधुमक्खी पालन की शुरुआत कब देखने को मिलती है भाई? 1930 में भारत में सबसे पहले व्यवस्थित सुनियोजित तरीके से आपको क्या किया गया भाई, मधुमक्खियों को पालना शुरू किया गया था। सामाजिक संरचना की बात करें, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। जैसे हम मनुष्य एक प्रकार से समाज में रहते हैं, सामाजिक तरीके से रहते हैं, उसी तरीके जो मधुमक्खियां भी है वो आपके सामने कैसी रहती है भाई, एक पूरा सामाजिक दृष्टिकोण से रहती हैं।
जो एक कॉलोनी या छत्ते में रहती है और इसका श्रम विभाजन किया जाता है, जिसमें क्या होती है भाई, जो जितनी भी जो मधुमक्खियां आती है ना, सब आपके सामने, जैसे अपन घरों में रहते हैं, घरों सारे घर के आपके सामने क्या समा, और हर घर में आपके सामने क्या, हर व्यक्ति का क्या रहता है, एक काव रहता है। तो इसी तरीके से आपके सामने जो मधुमक्खियां कहां पर रहती हैं, एक कॉलोनी में रहती हैं, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, छत्ते के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है भाई, छत्ते के नाम से जाना जाता है। तो मधुमक्खियां मास्य सामाजिक कीट है और जो किसमें रहते हैं, छत्ते के अंदर रहते हैं। इसमें प्रत्येक मधुमक्खी का श्रम विभाजित किया जाता है। जो प्रत्येक मधुमक्खी होता है उसका जो श्रम है उसको विभाजित करने का काम किया जाता है। हर प्रकार की मधुमक्खी का मतलब श्रम विभाजन का अर्थ है कि सबका अपना अपना काम है। पहली मधुमक्खी है रानी मधुमक्खी। यह पूरे छत्ते की मां होती है, मतलब जो क्वीन, जो आपके सामने जो क्वीन बी होती है ना, वो क्या होती है भाई, आपके सामने पूरा का पूरा छत्ता है, उसकी मां होती है और आकार में सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है भाई, जो क्वीन बी होती है ना, वो सबसे बड़ी आकार में होती है। कौन सी होती है, क्वीन बी सबसे बड़ी आकार में होती है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है भाई, अंडे देना। जो क्वीन होती है, जो आपके सामने जो छत्ते, जो पूरे छत्ते की मां होती है, उसका आकार क्या होता है भाई, आपके सामने बहुत बड़ी होती है और उसका मुख्य कार्य ये होता है कि अंडे देती है। और आपके सामने एक दिन में लगभग 1500 से लेकर 2000 तक अंडे देती है। कितने अंडे देती है, 1500 से लेकर 2000 तक लगभग अंडे देने का काम करती है। कौन, क्वीन मधुमक्खी। कौन सी मधुमक्खी, क्वीन मधुमक्खी आपके सामने लगभग 1500 से लेकर 2000 तक आपके सामने अंडे देने का काम करती है। नर, ये इनका एकमात्र कार्य रानी के साथ गर्भपात मेटिंग करना होता है। ये प्रजनन के बाद मर जाते हैं। नर का काम क्या होता है भाई, आपके सामने सिर्फ मधुमक्खी के साथ आपके सामने जो प्रजनन करने का काम होता है, और आपके सामने जैसे प्रजनन हुआ आपके सामने, उसके बाद में छत्ते से निकाल दिए जाते हैं। मतलब इनको क्या कर दिया जाता है, छत्ते से इनको बाहर भेज दिया जाता है। चलो थारू की काम है, बोलिए समझ में आ गया। तो ये होते हैं ड्रोन्स, बोला जाता है इनको। किस नाम से बोला जाता है, ड्रोन्स या नर के नाम से जाना जाता है। श्रमिक वर्कर्स, ये बांझ मादाएं होती हैं और कॉलोनी का सारा काम, जैसे शहद इकट्ठा करना, छत्ते की सफाई, भोजन और सुरक्षा और भोजन करती हैं। मतलब श्रमिक होते हैं। इनके अंदर आपके सामने कुछ लोग क्या होते हैं, जो आपके अंदर श्रमिक कैटेगरी की जो मधुमक्खियां होती हैं, जो क्या होती है, आपके सामने ऐसी मादाएं होती है जो क्या नहीं, बच्चे पैदा नहीं कर पाती है, गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं। उनको काम क्या होता है, कॉलोनी के अंदर जितना भी काम होता है वो सारा का सारा काम किसके द्वारा किया जाता है, मधुमक्खियों के द्वारा। शहद को इकट्ठा करना, छत्ते की सफाई करना, भोजन और सुरक्षा करना, सुरक्षा और भोजन खिलाना किसका काम होता है, श्रमिकों का काम होता है। अगले वाला काम है मधुमक्खी पालन का वर्गीकरण। मधुमक्खी पालन कितने प्रकार का होता है, जीव विज्ञान तथा व्यवहारात्मक परिरूप, बी डांस व स्वार्मिंग क्या होती है उसके बारे में बताइए। तो मधुमक्खियों के वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, जीव विज्ञान और व्यवहारिक प्रतिरूपिया क्या होती है उसके बारे में बताना है। वर्गीकरण व जीव विज्ञान, मधुमक्खी ऑर्थोपोडा संघ का इंसेक्टा वर्ग है। मतलब जो मधुमक्खियां कौन से संघ से आती हैं, संघ क्या है, एक जैसे मान लिया आदमी अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं ना, तो अगर 8 का विद्यार्थी उनके लिए बता दूं, तो जितना भी जो जानवर है नई दुनिया के अंदर, उन सब ने अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया गए हैं, है ना। तो इनका संघ कौन सा है, ऑर्थोपोडा। अच्छे से याद कर लेना, आदमी का माथा में फोड़ो जाए ना, तो भाई बात है मधुमक्खी ना ऑर्थोपोडा में डाले गए। और न याद होता है समझ लो मधुमक्खी खाता है इंसान के दिमाग में माथा में फोड़ो जा, ये ऑर्थोपोडा के ट्रिक से याद हो जाओगी। इंसेक्टा और इंसेक्ट्स कौन से होते हैं, जो आपके सामने उड़ने वाले जीव होते हैं ना, छोटे छोटे, जो मधुमक्खी, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, ये सब इसमें आते हैं। एपिस वर्ग से संबंधित है, और इनका वर्ग कौन से होता है भाई, एपिस वर्ग से देखने को मिलती है। पढ़ लियो, एपिस को संबंधित मधुमक्खी विज्ञान से है, और ये प्रश्न कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाए। भारत में जो एंटोनिम सिनोनिम है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में प्रश्न बहुत बड़ा है, एपिस किसे कहा जाता है, समझ में आ गया। देखा जाए थे कितना कंपटीशन में क्या करोगा। भारत की मुख्य रूप से 4 प्रजातियां होती हैं। भारत में मधुमक्खियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। एपिस डोरसोटा कौन सी होती है, एपिस डोरसोटा रोक बी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एपिस डोरसोटा को रोक बी के नाम से जाना जाता है। अगली वाली होती है एपिस सोराइना इंडिका, नाम याद करना पड़ेगा भाई हमने। पहला एपिस डोरसोटा कौन सी होती है, जो रोक बी। अगली होती है सोरेना इंडिका, जो भारतीय मधुमक्खी जो अपना भारत में पाई जाना बा, ये एपिडोरसोटा या पहाड़ा पाई जा है, थोड़ी साइज में बड़ी होगी।
एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया क्या होती है, जो छोटी मधुमक्खी होती है आपके सामने वो, और एपिस मेलोरिया यूरोपियन मधुमक्खी होती है, ये अलग प्रकार की मधुमक्खी हो भाई। एपिस मेलिफेरा ये यूरोप की मधुमक्खी होती है। इनका शरीर सिर, वध और उगर में विभाजित होता है। मतलब इनके अगर मधुमक्खी की बात करें तो सबसे पहले सिर होता है, फिर आपके सामने क्या होता है, बीच का जो पेट होता है उसको वध बोला जाता है, और पीछे वाला हिस्सा उसको उदर के नाम से जाना जाता है। इन 3 भागों में इनको विभाजित किया जाता है। व्यवहारात्मक प्रतिरूप की बात करें, पहला होता है बी डांस। कार्ल वॉन फ्रिस ने इसकी खोज की थी। मतलब बी डांस की खोज किसके द्वारा की गई थी, जो कार्ल वॉन फ्रिस है उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। जब स्काउट मधुमक्खियों को भोजन मिलता है तो वो अन्य श्रमिकों को सूचना देने के लिए नाचती हैं। तो कदे भी कोई मधुमक्खी देखिए, जब आप फूल पर जाने के बाद हमेशा पंख हिला के, आवाम थोड़ी सी ऊंची जाकर पंख हिलाओगे जोर जोर से, है ना, कदे भी देखा होगा आपके सामने। इसको बी डांस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बी डांस के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, कार्ल वॉन फ्रिस के द्वारा की गई थी। जब स्काउट मधुमक्खियों को भैया आपके सामने क्या भोजन मिलता है तो वह अन्य मधुमक्खियां सूचना देने के लिए क्या है, आवाम नाचना शुरू करती हैं। राउंड डांस 50 मीटर से कम दूरी के लिए आपके सामने किया जाता है। राउंड डांस कब करें, राउंड डांस कब किया जाता है, गोल गोल घूम के नाचेंगे कद, जब 50 मीटर से कम दूरी होगी। जब 50 मीटर से कम दूरी होगी तो वो राउंड डांस करती हैं। कौन सा डांस करती हैं, राउंड डांस करती हैं। और वेगल डांस कौन सा होता है आपके सामने, लंबी दूरी और दिशा बताने के लिए जो डांस किया जाता है उसको वेगल डांस के नाम से जाना जाता है। कौन से डांस के नाम से जाना जाता है, वेगल डांस के नाम से जाना जाता है। जो बहुत लंबी दूरी के लिए और किस दिशा में आपको जाना है उसके लिए कौन सा डांस किया जाता है, वेगल डांस किया जाता है। अगला स्वार्मिंग। जब एक छत्ते में जनसंख्या बहुत अधिक होती है, मतलब एक जब छत्ता होता है उसके अंदर बहुत सारी जनसंख्या में आपके सामने क्या पाई जाती है, मधुमक्खियां पाई जाती है, उसको स्वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो पुरानी रानी कुछ श्रमिकों के साथ नया छत्ता बनाने के लिए निकल जाती है। मतलब छत्ता में जनसंख्या घनी होगी, जब हमारे घर में अपना घना सारा मेंबर होगा तो आप क्या करना, नया घर बना लग जाओ ना, और वो काम कौन करोगे, कोई बड़ो बुजुर्ग आदमी अपने घर करे। तो यही चीज है, जब छत्ते में आपके सामने मधुमक्खियों की संख्या अधिक हो जाती है तो जो पुरानी रानी होती है भाई, जो रानी होती है वो उसी की छत्ता की भाई मैन वही होती है। तो वो श्रमिकों के साथ क्या करने लग जाती है भाई, नया छत्ता बनाने लग जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, स्वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। यह प्राकृतिक प्रजनन और कॉलोनी के विस्तार का तरीका है। ये कौन सा तरीका है, प्राकृतिक रूप से प्रजनन करने का। कौन सा तरीका है, प्राकृतिक रूप से प्रजनन करने का और कॉलोनी का विस्तार करने का तरीका है। तो सबसे पहले आता है बी डांस। क्या आता है सबसे पहले, बी डांस। बी डांस का अर्थ क्या होता है, कोई भी मधुमक्खी होती है ना, उसको आपके सामने जो बी डांस का अर्थ होता है कि जो अन्य श्रमिकों को आसपास जो मधुमक्खियां भाई कहां पर है उसके बारे में जानकारी देने के लिए कोई भी मधुमक्खी के द्वारा जो डांस किया जाता है उसको बी डांस के नाम से जाना जाता है। इन 2 प्रकार का डांस, एक तो वो गोल गोल घूम के नाचे हैं, उनके कहा आपका सामने जब 50 मीटर से कम दूरी हो तो वो राउंड डांस का नाम से जाना जाए। वेगल डांस क्या होता है, जब बहुत लंबी दूरी पर आपका सामने मधुमक्खी उड़ के जा रही है तो कौन सी दिशा में उड़ के जाना है, जब वह डांस करे तो वेगल डांस के नाम से जाना जाए। स्वार्मिंग क्यों है, जब छत्ता में बहुत सारी मधुमक्खी हो जाए तो एक नई छत्ता निर्माण के लिए जो श्रमिक और आपके सामने रानी मधुमक्खी जाती है उड़कर, उसको स्वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, स्वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई यूनिट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, मधुमक्खी पालन और प्रदर्शन। कृत्रिम मधुमक्खी पालन का वर्णन कीजिए तथा न्यूटन व लैंगस्ट्रॉथ मधुमक्खी बॉक्सों के संरचना के बारे में बताइए। मतलब कृत्रिम मधुमक्खी पालन क्या होता है उसके बारे में विस्तार से बताइए, और न्यूटन और लैंगस्ट्रॉथ मधुमक्खी के बक्सों की क्या संरचना होती है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कृत्रिम मधुमक्खी पालन क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। कृत्रिम मधुमक्खी पालन, इसमें मधुमक्खियों को लकड़ी से बने हुए वैज्ञानिक बक्सों में पाला जाता है। मतलब कृत्रिम मधुमक्खी पालन वो होता है जिसमें क्या किया जाता है, मधुमक्खियां होती है ना उसको कृत्रिम रूप से, जो मधुमक्खियां का थे कभी भी कोई मूवी वगैरह के अंदर या कोई जो डॉक्यूमेंट्री हुई उनके अंदर देखे हो कि एक प्रकार का बक्सा बनाया जाए जिनके अंदर क्या मधुमक्खियां पाले जाए, उनके कहे जाए कृत्रिम मधुमक्खी पालन का नाम से जाना जाए। इसमें शहद की शुद्धता बनी रहती है। इनके फायदे है कि था जया का पेड़ को शहद चाहे ना बया को आपा शहद प्राप्त कर सका और मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाए बिना शहद निकाला जा सकता है। अब मान लिया आपा अपने को जोड़ा मगर मान लिया कोई मधुमक्खिया छत्तो लाग रहे हो और उन तोड़ के शहद निकालो तो को क्या नुकसान होगा कि भाई आपा उनको छत्तो नष्ट कर दे, मधुमक्खियां भी मार दे,
है ना। तो इससे क्या होता है, मधुमक्खियों को नुकसान भी पहुंचता है और आपके सामने शहद है उसकी मात्रा भी सही अच्छी हो या नहीं हो इस चीज से पता नहीं रहता है। अब किस तरीके से जो इनका जो कृत्रिम मधुमक्खी पालन का जो आपके सामने जो बक्सा होता है उसका निर्माण कैसे किया जाता है, उसकी संरचना और लाभ क्या होते हैं। पहला होता है हैंग स्ट्रॉथ हाइव। हैंग स्ट्रॉथ हाइव क्या होता है, यह सबसे लोकप्रिय आधुनिक बक्सा है। कौन सा है, हैंग स्ट्रॉथ हाइव है। ये क्या सबसे आधुनिक मतलब आज के समय का जो सबसे पॉपुलर जो मॉडर्न आपके सामने बॉक्स है। कैसा बॉक्स है, मॉडर्न बॉक्स है हैंग स्ट्रॉथ हाइव। यह टॉप ओपनिंग सिद्धांत पे काम करता है। किसके ऊपर काम करता है भाई, टॉप ओपनिंग पर काम करता है। किसके ओपनिंग पर काम करता है, ऊपर से खुला रहता है एक प्रकार से। इसमें स्टैंड, बॉटम बोर्ड, बोर्ड चैम्बर अंडों के लिए आपके सामने इसमें क्या होता है, स्टैंड लगे रहते हैं, बॉटम बोर्ड लगा रहता है, ब्रूड चैम्बर लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, ब्रूड चैम्बर लगे रहते हैं अंडों के लिए। तो इसमें क्या रहता है भाई, आपके सामने जो हैंग स्ट्रॉथ जो हाइव होता है इसमें क्या होता है, स्टैंड होता है, बॉटम पे बोर्ड होता है, ब्रूड चैम्बर होते हैं और सुपर चैम्बर किसके लिए बनाया जाता है, शहद के लिए। शहद के लिए क्या बनाया जाता है भाई, सुपर चैम्बर को बनाया जाता है और इसको अंदर से कवर किया जाता है। अलग अलग चैम्बर हो भाई, सबसे नीचे के अंदर स्टैंड होगो, फिर बॉटम पर बोर्ड होगो। बॉटम पर बोर्ड मतलब नीचे की तरफ एक बोर्ड लगाया जाएगा। ब्रूड चैम्बर होगा। ब्रूड चैम्बर क्या होता है, जिसके अंदर जो जितने भी जो मधुमक्खी होती हैं वो अपना अंडा दे सके उसके लिए क्या किया जाता है, एक ब्रूड चैम्बर का निर्माण किया जाता है। फिर एक सुपर चैम्बर बनाया जाता है। सुपर चैम्बर का क्या काम होता है भाई, शहद को आपके सामने इकट्ठा करने के लिए जो चैम्बर बनाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, सुपर चैम्बर के नाम से जाना जाता है, जो इन कवर करोगे। इसमें फ्रेम को निकाल और साफ किया जाता है। फ्रेम ने ताकि आप निकाला और साफ कर सका, शहद के लिए क्या है एक फ्रेम बना दिया जाए जो निकाल सका और साफ कर सका। ये बड़ी मधुमक्खी एपिस गैलीफेरा के लिए उपयुक्त है। ये सबसे किसके लिए बढ़िया रहती है भाई, जो बड़ी मधुमक्खी पाई जाती है एपिस गैलीफेरा उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। अगले की बात करें आपके सामने न्यूटन हाइव। न्यूटन हाइव क्या होता है भाई आपके सामने, ये लेग स्ट्रॉथ की तुलना में छोटा होता है। मतलब ये लेग स्ट्रेथ हाइव है थोड़ा बड़ो साइज में है। जो न्यूटन हाइव होता है, हाइव मतलब क्या होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना कृत्रिम रूप से उसको बोलते हैं। तो उसकी तुलना में इसको छोटा बनाया जाता है और विशेष रूप से भारतीय मधुमक्खियों के लिए है। क्यों, जो यूरोप की मधुमक्खी है या फिर आपके सामने रोक भी है, ये थोड़ी साइज में बड़ी है तो उनके लिए एक अलग प्रकार को आपके सामने छत्तो चाहिए। और भारत वाली छोटी मधुमक्खी रहे तो उनके लिए अलग प्रकार को छत्तो चाहिए। तो उनके लिए कौन सा छत्तो यूज किया जाए, न्यूटन हाइव का यूज किया जाता है। कौन से हाइव का यूज किया जाता है भाई, न्यूटन हाइव का यूज किया जाता है। थोड़ी साइज में छोटा रहता है। जो इंडिया की जो मधुमक्खियां हैं उसकी मधुमक्खी पालन के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसको जो इंडिया की मधुमक्खी है सेरेनो इंडिका के नाम से जाना जाता है। लाभ, इन बक्सों का उपयोग से शहद उत्पादन बढ़ता है। अगर इन बक्सा को उपयोग करके अगर थे मधुमक्खी पालन करोगा ना तो इससे क्या होगा, शहद को उत्पादन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भाई थाने भी बेरे जो मधुमक्खी है उनके अंदर थे उन्हें कया का पोषक तत्व मिले ताकि उनकी जनसंख्या भी बढ़े, सही तरीका शहद भी मिलेगा और कंट्रोल भी कर पाओगा कि कहीं को शहद बनवाना है वह को शहद बनवा पाओगा। मधुमक्खियों के रोगों की निगरानी की भी आसानी होती है। साथ के साथ जो मधुमक्खी होती है वो उनको आपके सामने कोई रोग नहीं हो जाए उस रोग की निगरानी भी आप रख सकते हो। शहद निष्कर्षण के दौरान मधुमक्खियों की मृत्यु भी कम हो जाती है। और शहद जो एक अपने प्राचीन तरीके से शहद निकालते थे ना उसमें क्या होता था भाई आपके सामने, जो मधुमक्खी है उसके शरीर को नुकसान पहुंच जाता था। क्या होता था, जो मधुमक्खी है उसके शरीर को नुकसान पहुंच जाता था और उसकी मृत्यु भी हो जाती थी काफी बार। अगले वाला प्रश्न की तरफ बढ़े, शहद निष्कर्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। शहद को निकालने की जो अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं उसके बारे में आपको वर्णन करना है तथा हनी फ्लो और लीन पीरियड में एपियरी प्रबंधन पे चर्चा कीजिए। हनी फ्लो और लीन पीरियड में जो आपके सामने एपियरी प्रबंधन होता है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। शहद निष्कर्षण विधियां, पारंपरिक विधि में छत्ते को निचोड़ा जाता है। अगर अपन पुराने तरीके से जब जो शहद निकालते थे तो अपन क्या करते थे, छत्ते को निचोड़ लेते थे जिससे छत्ता नष्ट हो जाता था और शहद भी अशुद्ध हो जाता था। शहद में क्या है, जो मधुमक्खियों को मलमूत्र मिल जाता है ना, या फिर आपके सामने उनमें जो वैक्स होया करता वो मिल जाता तो इससे शहद भी खराब हो जाता और जो छत्ता है वो भी नष्ट हो जाता। आधुनिक विधि में हनी एक्सट्रैक्टर मशीन का उपयोग करे जाए। आज का समय की को उपयोग करे जाए, एक हनी एक्सट्रैक्टर नामक एक मशीन आया है ना, वो मशीन को उपयोग करके क्या करे जाए, शहद ने निकाले जाए।
ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप कर दिए, जो अप केंद्रीय बल पर काम करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, गोल गोल घुमा के आपके सामने जो मशीन थे चलाओ ना कपड़ा धोने वाली मशीन, तो वह भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही काम करे है। इस तरीके से गोल गोल घूमकर वो शहद को निकालने काम करती है। इससे छत्ते को मशीन में घुमाया जाता है। इसे क्या है, जो छत्तो है ना उन आपके सामने घुमाए जा बार बार, जिससे शहद बाहर निकल जाता है और छत्ता सुरक्षित रहता है। जिसका क्या फायदा होता है भाई, जो शहद होता है ना वो तो बाहर निकल जाता है और छत्ता वो पूरा का पूरी तरीके से क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, फिर से उसको लगाकर उपयोग में ले सकते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से। शहद जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से घुमाया जाए, जिससे क्या शहद तो बाहर निकल जाए और छत्तो भी सुरक्षित रह सके, जिन बार बार अपना उपयोग में ले सका। अगले वाला है एपियरी प्रबंधन। क्या होता है एपियरी प्रबंधन? हनी फ्लो पीरियड। हनी फ्लो पीरियड होता है जब प्रकृति में फूल प्रचुर मात्रा में लगे हो, तो इस दौरान छत्ते में अतिरिक्त स्थान जोड़ना चाहिए। मतलब जब आपका सामने जो भाई सावन को मौसम हुआ है, अब सावन को मौसम में क्या भाई बढ़िया बारिश हो रही है और उसके बाद में हर पेड़ पौधा पर लगभग के फूल लग गया रहे, तो इस समय थाने भी मेरा भाई पेड़ पौधा पर फूल ज्यादा लगे रहेगा तो ज्यादा शहद निकलेगो। तो ज्यादा शहद निकलेगो तो एक लिए भाई शहद निकालने के लिए आपके सामने जगह भी चाहिए, तो क्या होगी, जो छत्तो है ना उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्पेस जोड़ना चाहिए, ताकि आपके सामने क्या उसका आपका जो और ज्यादा मात्रा में थे शहद है वो निकाल सका। इनके क्या है, सुपर फ्रेम्स के नाम से जाना जाता है। जो और जगह जोड़ी जाए ना छत्ता के अंदर, उन सुपर फ्रेम्स का नाम से जाना, के नाम से जाना जाए, सुपर फ्रेम्स का नाम से जाना जाए, ताकि मधुमक्खियां अधिक शहद जमा कर सके। इसका क्या फायदा होता है, जो मधुमक्खियां होती है ना वो अधिक मात्रा में आपके सामने इससे शहद जमा कर सकती हैं। स्वार्मिंग को रोकने के उपयोग करने चाहिए। स्वार्मिंग क्या है, मधुमक्खियां आपके सामने कोई दूर न उठ के चली जा। स्वार्मिंग थान पहले पढ़ा है ना कि मधुमक्खी जब अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर चली जाए, उड़ के नयो छत्तो बनाने के लिए चली जाए, उन स्वार्मिंग को जाए, तो इससे क्या होगा भाई, फिक्स अगर थे नयो छत्तो पहले जोड़ देगा तो जाओ उनकी दूर, और जाओ नहीं तो थारा शहद का उत्पादन बढ़ जाओ, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब प्रकृति में हनी फ्लो पीरियड होता है, जब ज्यादा मात्रा में शहद निकलता है, ज्यादा फल फूल लगे नहीं, तो क्या करो, एक नयो बक्सो जोड़ दो, ताकि क्या ज्यादा शहद जो मधुमक्खी ना नयो छत्तो बनाने के लिए, उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो नयो छत्तो बनाने जाएंगे, इसलिए नयो छत्तो बनाने न जा, उठे रह जा। अगला पीरियड होता है भाई, एक तो कोई चीज मात्रा में ज्यादा रहे, फिर क्या मात्रा में कम भी हो जाए। जब फूलों की कमी होती है, जैसे अकाल का समय हो गया, या आपके सामने जेठ का मौसम हो, आपके सामने गर्मी को जून जुलाई के मौसम में, इस दौरान मधुमक्खियों को कृत्रिम भोजन चीनी का घोल देना चाहिए। ऐसे मौसम में क्या भाई आपके सामने फल फूल नहीं लगे होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, फूल तो नहीं है कृत्रिम रूप से, तो आप उनको क्या कर दो, चीनी के घोल दो, ताकि वो भूखी नहीं रहे। अगर आप चीनी का घोल उनको देते रहोगे तो इससे क्या होंगे, वो भूखे भी नहीं मरेंगे, और छत्त को शत्रुओं और तेज गर्मी और ठंड से भी बचाना चाहिए। सिर्फ पेट को ध्यान को रखना, ठंड पड़े है तो अगर मधुमक्खियां खाने वाला कई कीट पतंगा जे उनसे भी बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी हुआ है। चलिए भाई अगले वाले यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, मधुमक्खी स्वास्थ्य एवं रोग की तरफ। मधुमक्खियों के प्रमुख रोग का वर्णन कीजिए तथा उनके नियंत्रण व रोकथाम के उपाय बताइए। मतलब जो मधुमक्खियां होती हैं भाई, उनको अलग अलग प्रकार के जो रोग हैं वो भी लग जाते हैं, तो कौन कौन से रोग आपके सामने मधुमक्खियों को लग जाते हैं, उसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है और उनको रोकथाम कैसे की जा सकती है उनके रोगों की, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। मधुमक्खियों के रोग शहद उत्पादन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब जो मधुमक्खी है अगर उसको कोई भी प्रकार का जो रोग लग जाता है, वो उसको क्या आता है भाई, अब एक बात बताओ, घर को एक ही आदमी काम करने वाला वो है और वही बीमार हो जाए तो भाई नुकसान ही होगा था। तो यही आपके सामने मधुमक्खियों को क्या हो जाता है भाई, रोग लग जाता है, बीमार हो जाता है, बीमार हो जाती है वो, तो उनको क्या हो जाता है भाई, आपका शहद वो बाहर जाकर शहद नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, शहद नहीं इकट्ठा कर पाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा भाई, बहुत भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। अब मधुमक्खियों कौन कौन से रोग होते हैं, पहला होता है अमेरिकन फाउल ब्रेड, AFB। ये आपके सामने पेनिबिलस लार्वा नामक बैक्टीरिया से होता है, जिसे लार्वा छत्ते की कोशिकाओं के भीतर ही सड़ जाता है। मतलब इससे क्या है, आपका सामने जो एक पेनिबिलस लार्वा नामक बैक्टीरिया हो, जिससे कि जो लार्वा जो निकले वो है ना, वो क्या आपके सामने जो लार्वा है ना, वो छत्ता के अंदर ही कोशिकाओं के भीतर ही सड़ जाता है। थाई सेक ब्रेड एक वायरस जनित रोग है जो भारतीय मधुमक्खियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसमें लार्वा एक थैली जैसी संरचना में बदल जाता है और मर जाता है। देखो जो लार्वा थे, समझो क्या हुआ है, जो कोई भी नए बच्चों जन्म लिए है ना, उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले अमेरिकन फाउल ब्रेड है, इसमें क्या है, बैक्टीरिया हुआ है जो लार्वो के हुआ है, जो भी आपके सामने जो बच्चों पैदा होना चाहिए तो अंडा का रूप में, वो अंडा के अंदर ही खत्म हो जाए सड़के।
समझ में आ गया। अगले वाला है लार्वा एक थैली जैसी संरचना में बदल जाता है और मर जाता है, मतलब उन वो बनना चाहिए तो मधुमक्खी के रूप में, लेकिन वो थैली के रूप में बन के खत्म हो जाए। जेनेटिक रोग आपका सामने है क्यों। नोसेमा रोग, ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है और मधुमक्खियों के पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। ये दोनों रोग तो किससे संबंधित है, कोई नए बच्चों जो नए नर या मादा जो उत्पन्न होती नई मधुमक्खी बनती उससे संबंधित आपका सामने रोग है अमेरिकन फाउल ब्रेड। कौन सो, अमेरिकन फाउल ब्रेड और थाई सेक ब्रेड। समझ में आ गया। और जो अलग एक प्रकार का रोग है नोसेमा रोग, ये किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्यों है, जो अलग अलग प्रकार का जो वायरस हुआ है ना, ये भी एक प्रकार का वायरस बैक्टीरिया को टाइप हुआ है प्रोटोजोआ, जो बीएससी आनंतोबेरो है, इसके द्वारा होता है और मधुमक्खियों के पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। किस चीज को प्रभावित करता है, मधुमक्खियों का जो पाचन तंत्र होता है ना उसको नष्ट कर देता है, उसको प्रभावित करने का काम करता है कौन, क्या, नोसेमा। क्या करता है, नोसेमा आपके सामने ये प्रोटोजोआ होता है और मधुमक्खियों के पाचन तंत्र को नष्ट कर देता है एक प्रकार से। अगले वाला है रोकथाम एवं नियंत्रण। प्रभावित छत्तों और मधुमक्खियों को जला देना चाहिए ताकि संक्रमण नहीं फैले। मतलब अगर कोई छत्तों इन अगर वायरस से फैल रहे हैं तो भाई आपके सामने बहुत क्रूर तरीकों में अपनाना पड़े, लेकिन यही एक बेस्ट तरीका है कि जो मधुमक्खी उन्हें तो उन्हें छत्ता न जला दो ताकि जो वायरस है वो उठे रह जाए, वो आगे नहीं फैलेगा। उपकरणों को साफ व कीटाणु रहित करना चाहिए। आप जो अलग अलग प्रकार के कोई कीटनाशक आपके सामने जो बीज जो उपकरण जितना भी उपकरण आपके सामने उन्हें भी अच्छे से साफ करो, है ना, जो सैनिटाइज करो भाई उनको, ताकि जो कीटाणु है वो उनके नहीं लग सके, उनको भी कीटाणु रहित बना दो। एंटीबायोटिक जैसे टेरामिसिन का उपयोग करके विशेषज्ञ की सलाह पर करना चाहिए। मतलब अलग अलग प्रकार का एंटीबायोटिक होते हैं, जैसे टेरामिसिन हो गया, उन सबका प्रयोग कर सकते हो। उपकरण साफ कर सको, कीटाणु रहित बना सको या फिर जला सको हो। एपीरी की स्वास्थ्य बनाए रखना और संक्रमित कॉलोनियों को अलग करना सबसे प्रभावी तरीका है। सबसे पहले देखो कोई आदमी बीमार हो गया तो ग्राउंड के भाई एक अलग ही कमरा भाई उन्हें एक उकले सारा चीज अलग, खान पान अलग कर दियो जा, उन्हें कोई अलग रूम में अलग एक खाट पे सब रखे जा, है ना। तो उसी तरीके से आप मधुमक्खियों को भी अगर संक्रमण से बचाना चाहते हो तो आपको भी यही तरीका अपनाना पड़ेगा। जो संक्रमित मधुमक्खियां उनको अलग कर दो, है ना, उनको दवाई वगैरह जो एंटीबायोटिक आती है वो दो, है ना, और जो जो छत्ता है ना, उसको आपके सामने जो स्वस्थ छत्तों से अलग करो, संक्रमित छत्ते को। मधुमक्खियों के जो शत्रुओं का वर्णन करो तथा कीट व अकीट शिकारी जीवों द्वारा होने वाली क्षति के बारे में चर्चा करो। मतलब मधुमक्खी के कितने प्रकार के शत्रु होते हैं उसके बारे में वर्णन करना है। कीट व अकीट शिकारी जीवों के बारे में आपको बताना है। शुरू करते हैं। मधुमक्खियों के कई प्राकृतिक शत्रु होते हैं। जो मधुमक्खी होते हैं उनके एक नहीं कई प्राकृतिक शत्रु होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, जो उसके छत्ते को नुकसान पहुंचाते हैं। पहला होता है कीट शत्रु, कौन सा होता है, इंसेक्ट प्रेडेटर्स। पहला होता है वैक्स मॉथ। क्या होता है, वैक्स मॉथ आपके सामने सबसे खतरनाक आपके सामने क्या होता है, एक प्रकार का जो इसका मधुमक्खियों का शत्रु होता है। ये छत्ते के मोम को खा जाता है। वैक्स मॉथ का नाम समझो, नाम क्या है, वैक्स को खा जाता है, वैक्स को खाने का काम करता है। जो छत्ता होता है उसके अंदर जो मोम पाई जाती है ना उसको खाने का काम करता है। लकड़ी ने दिमक खा जाना, अया प्रकार को कीड़ो है वैक्स मॉथ जो छत्ता को मोम खा जाए और छत्ते को जाले से भर देता है और छत्ता ने क्या कर देगो, जाला भर देगो। इससे क्या हो जाएगा, आपके सामने जो मधुमक्खी उन्हें नुकसान पहुंचा भाई आपके सामने। अब कोई आदमी को घेरी कौन रखो, जब रहेंगे कठी, है ना। अगला ततैया, यह छत्ते में प्रवेश कर मधुमक्खियों को पकड़ कर खा जाता है। ततैया कुछ माध्यम हुए हैं, है ना। क्या करेगा ततैया, मतलब ये अपना टाटिया, है ना। ये क्या करेंगे आपके सामने छत्ता में प्रवेश करके मधुमक्खियां पकड़ के खा जाओ। अब इससे क्या होता है भाई, मधुमक्खियों की जनसंख्या कम हो जाती है। जनसंख्या कम होगी तो शहद का उत्पादन भी कम होगा। अगले वाला है चींटियां, शहद और लार्वे को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। चिट्टी मधुमक्खी तो कौन खास के, लेकिन आपके सामने शहद मिठो है, जना आपके सामने भाई बक्सम आन को अंदर आ जाए ही चिट्टी, और जो छोटा बच्चा हुई उन्हें नुकसान पहुंचाने को काम करे हैं। कौन, शहद ने भी नुकसान पहुंचाई और लार्वा ने भी नुकसान पहुंचाने को काम करें, जो छोटी चिट्टी है वह। अगले वाला है अकीट शत्रु। अकीट शत्रु कौन होते हैं, नॉन इंसेक्ट प्रेडेटर्स कौन होते हैं, पशु पक्षी जैसे बी ईटर। ये उड़ती हुई मधुमक्खियों को पकड़ लेती है। अब कई आपके सामने क्यों है, कई अया का पक्षी हुआ जो क्या करे, मधुमक्खियां खा जाए, माखियान खान को, मच्छरान खान को काम करे, उन्हें बी ईटर का नाम से जाने जाए। के नाम से जाने जाए, बी ईटर का नाम से जाने जाए। अब ये बी ईटर क्या करेगा, जो मधुमक्खियां आपके सामने हवा मोड़ रही है ना उन पकड़ के खा जाएगा। भालू,
बालू ना थाने भी फिर हमेशा शहद की बहुत बढ़िया लगे है ना। तो ये शहद के लालच में पूरे छत्ते और बॉक्स बॉक्स को तोड़ देते हैं। तो शहद की खोज में भालू अक्सर पहुंच जाते हैं और ये क्या कर देते हैं, पूरे छत्ते को या पूरा जो बक्सा होता है उसको तोड़ देते हैं। तो ये सर्दियों में बक्सों में घुसकर छत्तों को कुतर देते हैं। हाँ, बक्सा में थाने मेरे चूस टाको के काम है, छत्ता में पूछेगा और आपके सामने उसको कुतरने का काम करते हैं। क्या नुकसान होता है, इन शत्रुओं के कारण जो मधुमक्खियों का छत्ता छोड़कर भाग जाती हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार का आपका सामने जो जानवर ही हनका पूछन से क्या है, जो मधुमक्खी पर छत्ता न छोड़ के जा सके, क्योंकि भाई उनको डर लगता है, उनको अपनी जान बचानी है, इसीलिए वो छत्ते को छोड़ देती हैं और शहद उत्पादन गिर जाता है। जिससे क्या होता है, धीरे धीरे शहद का उत्पादन कम हो जाता है और पूरी कॉलोनी धीरे धीरे उड़कर चली जाती है और जो आपके सामने आपका शहद का उत्पादन है, आपका बिजनेस है, वो कमजोर पड़ सकता है। इसके बचाव के लिए बक्सों को पैरों को पानी में रखकर पानी के कप में रखना चाहिए और प्रवेश द्वार पर जाली लगानी चाहिए। मतलब अगर कोई भी चीज देखो, सबसे पहले क्या करो, उन पानी में रखो। अच्छा, पानी में रखने को क्या नुकसान है, चिट्टी को पहुंच पाऊंगी। समझ में आ गई। प्रवेश द्वार पर जाली लगा दी तो इससे क्या होगा, ना तो चूसा घुस पाएगा, ना आपका सामने कहीं चूहा घुस पाएगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पानी रखो, पानी रखोगे तो मायने चूसो भी कौन जागो और ना आपके सामने मधुमक्खी आ जाएगी और पक्षी भी कौन घुस पाओगे और आपके सामने चो भी कौन घुस पाओगे, जब आपके सामने जाली लगा के रखूंगा। तो चलिए भाई, अपन ने पढ़ ली यूनिट नंबर। अब लास्ट नंबर यूनिट की तरफ बढ़ चुके हैं अपन। मधुमक्खियों की अर्थव्यवस्था क्या होती है और उद्यमिता क्या होती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। मधुमक्खियों की क्या अर्थव्यवस्था होती है। एपीकल्चर उद्योग के उत्पादन तथा उनकी आर्थिक महत्व के बारे में बताइए। मतलब एपीकल्चर उद्योग होता है, उसमें कौन कौन सी चीजों का उत्पादन होता है और उसका क्या आर्थिक महत्व होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मधुमक्खी पालन केवल शहद तक ही सीमित नहीं होता है। मतलब जो मधुमक्खियों का जो पालन किया जाता है वो सिर्फ इसीलिए नहीं किया जाता है कि उससे सिर्फ शहद मिलता है, बल्कि मधुमक्खी पालन के बहुत से लाभ होते हैं। इससे बहुत से बहुमूल्य उत्पादन किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला होता है शहद। शहद सबसे मुख्य उत्पाद है। इसका उपयोग भोजन, औषधि, एंटीसेप्टिक और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए होता है। भाई सबसे पहले तो थाना भी बेरा मधुमक्खी से के प्राप्त हो, अपना शहद मिला है। क्या मिला है, सबसे जरूरी चीज तो अपना क्या मिला भाई, मधुमक्खी के उत्पादन से आपको शहद मिलता है। जिससे क्या होता है आपके सामने, जिसको अपन भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है, अलग अलग प्रकार की एंटीसेप्टिक है ना, औषधियों में भी उपयोग किया जाए और सौंदर्य प्रसाधनों में भी उस शहद का उपयोग किया जाता है। मधुमोम, बी वैक्स। बी वैक्स क्या होता है, इसका उपयोग भाई आपके सामने जो मधुमक्खियों से निकलने वाला मोम होता है ना, इसका मोमबत्ती बनाने में, पॉलिश करने में, लिपस्टिक व फार्मास्यूटिकल उपयोग में लिया जाता है। जो अब मधुमक्खी एक तो शहद बनाए और फिर वैक्स जो निकला है ना उनके द्वारा मोम निकले, उनको प्रयोग क्या कर दिया जा भाई, वो वैक्स ना बाजार में बेच दिया जा है, जिससे मोमबत्ती निर्माण हुआ है, पॉलिश को निर्माण कर जाए, लिपस्टिक और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाता है। तो जो मोम है वो भी काफी ज्यादा जरूरी होता है भाई। अगला है रॉयल जेली। ये रानी मधुमक्खियों का भोजन होता है। रॉयल जेली क्या होता है भाई, आपके सामने ये मधुमक्खी होती है, उसका भोजन होता है। ये बहुत महंगी बिकती है। इसका उपयोग टॉनिक व स्वास्थ्यवर्धक भोजनों में होता है। तो एक रॉयल जेली नामक कोई चीज बने है जो आपके सामने के बहुत महंगी बिका है। इससे क्या टॉनिक बने हैं और जो स्वास्थ्य के लिए जरूर, मतलब एक स्वास्थ्य के लिए आप उपयोग में ले सका। रॉयल जेली बहुत जरूरी चीज हो भाई। अगला है बी वेनम, मधुमक्खियों का जहर। इसका उपयोग गठिया रोग के इलाज के लिए किया जाए। बी वेनम क्या, मधुमक्खी डंक मारे ना तो उन जो जहर निकले ना, उन बी वेनम का नाम से जाने जाए। के नाम से जाने जाए, बी वेनम का नाम से जाने जाए। काफी बार क्या होता है आपके सामने, काफी लोग क्या करते हैं, जो मधुमक्खी को अपने जोड़ होते हैं ना वहां पर जानबूझकर कटाते हैं, ताकि उसका जहर है वो क्या करता है, आपके सामने जो जोड़ होता है उसका जो दर्द होता है उसको कम करने का काम करता है। प्रोपेलिस, यह गूंद जैसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग घाव भरने व मसूड़ों की दवा के लिए होता है। प्रोपेलिस का काम क्या होता है, गूंद जैसा कुछ चिपचिपो पदार्थ है जिसको प्रयोग किया है आपके सामने घाव भरने के लिए, मसूड़ों की जो दवाई होती है उसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। आर्थिक महत्व क्या है, यह उत्पादन किसान को अतिरिक्त आय प्रदान करने का काम करते हैं। मतलब शहद के अलावा भी जितना उतनी चीज बताई गई है, ये क्या कर रहे हैं भाई, हनको इनसे क्यों आपके सामने हनको है बाजार में बेच के कोई भी किसान के एक्स्ट्रा पैसा कमा सका है, क्या कर सका है, एक्स्ट्रा पैसा कमा सका है। साथ के साथ मधुमक्खियों का प्रांगणन पोलिनेशन के माध्यम से कृषि फसलों में को 25 से 30% बढ़ा देती है। साथ के साथ जो मधुमक्खी क्या कर रहे हैं भाई,
शहदी कुंचुटा फला को बल्कि कलाओ यो भी करें कि वह एक जगह उठ के दूसरी जगह जाए, तो ऐसा क्या उनका जो पैर हुई उनका जो बीज लाग गए, अब बीज आपके सामने दूसरी जगह बढ़ेगा तो क्या जो फसल को जो पैदावार है वह भी बढ़ जाए और शहद भी आपके सामने बेच के और आर्थिक लाभ हुआ है। लास्ट प्रश्न है भाई आपके सामने एपीकल्चर का, रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में मधुमक्खी पालन की उद्यमिता को गतिविधि के बारे में बताइए। मतलब रोजगार जो सर्जन होता है महिला सशक्तिकरण में मधुमक्खी पालन का क्या महत्व होता है। मधुमक्खी पालन एक बेहतरीन उद्यमिता है, मतलब एक तगड़ो बिजनेस है भाई। अच्छा, बिजनेस का क्या क्या फायदा है। पहला, कम लागत और अधिक लाभ। इसे हम बहुत कम निवेश में, मतलब बहुत कम रुपया लगा के बक्से और उपकरण के साथ शुरू किया जा सकता है। आयात को उनकी लाखों करोड़ों रुपया लगाने की जरूरत है, बहुत कम रुपया में आप कर सका ये बिजनेस की शुरुआत कर सका। लेकिन इसके लिए जमीन, अपनी जमीन होना जरूरी है। जो बिजनेस यदि सक्सेसफुल है जब थारा घेरा खेत हुआ है, क्यों खेत होगा जब फसल उगाओगा, फसल उगाओगा यदि आपके सामने मधुमक्खी पालन करे जा सका नहीं कदे भी कोने उसका बक्सान रखने के लिए जगह भी चाहिए। अगले वाला, रोजगार सृजन। ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सबसे अधिक बड़ा साधन है, मतलब जो गांव में रहने वाला जितना भी जो लोग हैं उन्हें रोजगार प्रदान करने को काम करा है, उन्हें क्या करा है, रोजगार प्रदान करने का एक बहुत बड़ा साधन होता है। शहद की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग और बक्से बनाने के लिए के उद्योग में रोजगार के अवसर मिलते हैं। मतलब इको क्या फायदा है, शहद से क्या करो जा सका है, शहद ने प्रोसेस कर सको, उन पैकेज करके और मार्केटिंग और बक्सा बनाने को उद्योग भी के साथ साथ कर सको। मतलब शहद तो बेच ही सको, एक अलावा शहद से जुड़ी हुई जितनी भी चीज हुई, जब मान लो कि थे 5-10 जना मिलकर करे खाए तो एक आदमी बाजार में बेच के आओगे, मार्केटिंग कर सका है, पैकेजिंग कर सका है, ये सब चीजें करके आपके सामने क्या कर सकते हो, आपके लिए जो रोजगार सृजन है उसमें बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होता है। महिला सशक्तिकरण। मधुमक्खी पालन घर के पास या आंगन में किया जा सकता है। तो मधुमक्खी पालन के कर सको भाई, घर में कर सको या आंगन में कर सको। इससे शारीरिक श्रम की जरूरत नहीं होती है, तो इनको बहुत जोर की कोई मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, थारी खेती की मजदूरी से भी कम मेहनत करने की जरूरत है। इसे ग्रामीण महिलाएं आसानी से कर सकती हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं इसको बहुत आराम से कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से शहद पालन और आर्थिक सुधार में मदद ला सकता है। तो ये था भाई आपका जो पूरा का पूरा पेपर होने वाला एपीकल्चर, उससे संबंधित मैंने पूरा पढ़ा दिया है। कैसे लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।